Good morning students, let's continue chapter first. Our topic is how, when and where. इस टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हिस्टोरिकल डेट्स के बारे में कि हिस्टोरिकल डेट्स क्या होती हैं। उसके बाद विच हिस्टोरिकल डेट्स आर सिग्निफिकेंट, कि कौन सी ऐसी ऐतिहासिक तारीखें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तारीखें वही महत्वपूर्ण होती है जिन तारीखों में कुछ घटनाएं विशेष घटती हैं जिससे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन होते हैं, समाज में किसी प्रकार के कोई भी परिवर्तन होते हैं। वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही डेट्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडाइजिंग इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की कालावधि, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। योर हिस्ट्री बुक tells you the story of India when the time when European trading companies started arriving in India। तुम्हारी जो हिस्ट्री की बुक है वो हम तुम्हें क्या बताती है, वो तब के समय को बताती है जब भारत में जो यूरोपियन कंपनीज थी कब किसके लिए आई थी, ट्रेडिंग करने के लिए आ रही थी। दिस लॉन्ग स्टोरी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सीक्वेंसली अरेंज्ड चंक्स एंड चैप्टर्स। तो जो इतनी लंबी स्टोरी है इसको किस में डिवाइड किया गया है, इसको हिस्सों में डिवाइड किया गया है और चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है, विच आई लैंड अ फ्लो ऑन द लॉन्ग स्टोरी मेकिंग इट इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू कंप्रहेंड। जिससे कि ये जो स्टोरी इतनी लंबी स्टोरी है ये चैप्टर्स और हिस्सों में इसलिए डिवाइड की गई है जिससे कि चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है ना, रुचिकर लगे और आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। सिमिलरली द टर्म्स हिंदू एंड द मुस्लिम, this can be understood by the periodization of the Indian history by Scottish economist and the political philosopher जेम्स मिल। देखिए जेम्स मिल जो थे वो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे। उन्होंने जो पीरियोडाइजेशन को समझाने के लिए क्या किया है, एक बुक लिखी थी, ठीक है ना। वो उस बुक का क्या नाम है, आ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बुक का नाम है आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1817 को पब्लिश हुई थी। मिल कैटेगराइज इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो जो मिल्स थे उन्होंने क्या किया था, भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। दिस पीरियोडाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ द मिल्स perception of the Asian civilization as less developed when compared to those Europeans। यह अवधि यूरोप की तुलना में कम विकसित होते हुए एशियाई सभ्यता की मिल की धारणा का परिणाम थी। He held that India was ruled by the Hindu and the Muslim tyrant until the British arrived। उन्होंने माना कि जब तक भारत में जो ब्रिटिशर्स थे जब तक वो नहीं आए तब तक भारत में हिंदू और मुस्लिम जो भी शासकों ने शासन किया वो एक तानाशाह शासन के रूप में सामने आए। मतलब कि जो तानाशाह शासक थे उन्होंने चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो उन्होंने शासन भारत पर किया। कब तक, जब तक ब्रिटिश भारत में नहीं आए। He frowned upon Indian society which according to him was the several efficiated by the religious tolerance, caste based discrimination and the superstitious practice। और उनका ये भी मानना था कि जब मतलब भारतीय जो समाज था उस समय बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जिनको जो भारत देश जो है वो फेस कर रहा था। उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे कि आपकी धार्मिक असहिष्णुता थी, ठीक है ना, जाति के आधार पर असमानता थी और अंधविश्वास प्रथाएं थी उस समय। He felt that only British rule could civilize and the subcontinent and set it on the path of development। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि केवल जो ब्रिटिश रूल है वही एशियाई जो मतलब उन्होंने क्या मतलब महसूस किया कि जो ब्रिटिश शासक ही ऐसा है कि जो एशियाई उपमहाद्वीप को सभ्य बना सकती है और क्या कर सकती है, विकास के पथ पर अग्रसर कर सकती है। दिस गोल कुड बी अचीव्ड बाय द कन्करिंग द सब कॉन्टिनेंट एंड द इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड द लॉ इन द रीजन। और इसके लिए इस गोल को अचीव करने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको सबसे पहले तो जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक ना, उपमहाद्वीप है, उसको जीतना होगा, ठीक है ना, और वहाँ पर
पर जो यूरोपियन आर्ट कला है, ठीक है ना, शिष्टाचार है, संस्थान है और जो कानून है उनको इंट्रोड्यूस कराना होगा, तभी जाकर के जो एशियाई सब कॉन्टिनेंट है उसको सभ्य बनाया जा सकता है। द टर्म हिंदू एंड द मुस्लिम यूज्ड फॉर द फर्स्ट 2 periods ऑफ द इंडियन हिस्ट्री refer to the religion, the rulers and the subcontinent, while the terms British refers to their nationality. हिंदी इतिहास के पहले 2 अवधियों के लिए प्रयुक्त शब्द हिंदू और मुस्लिम उपमहाद्वीप के शासकों पर धर्म का उल्लेख करते हैं, जबकि ब्रिटिश शब्द का अर्थ है उनकी राष्ट्रीयता, ठीक है ना, उनकी राष्ट्रता से संबंधित है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है लिटरेसी सोर्सेज ऑन द कॉलोनियल इंडिया, और उसके अंतर्गत क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, जो लिटरेरी सोर्सेज है उनके अंतर्गत आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है और सर्वेज है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी की क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट। आवर टॉपिक इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। हमारा टॉपिक है हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेट्स के बारे में पढ़ा, विच हिस्टोरिकल डेट्स आर सिग्निफिकेंट इसके बारे में पढ़ा, पीरियडाइजेशन इंडियन हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज ऑन द कॉलोनियल इंडिया, इसके बारे में। इसमें 2 सोर्सेज ऐसे हैं जिनके द्वारा हम कॉलोनियल भारत में लिटरेरी सोर्सेज जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है, प्रशासनिक दस्तावेज, ठीक है, और दूसरा रिकॉर्ड है आपका सर्वे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट द कंट्री ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनिंग और फॉर द कैरिंग आउट इट्स ऑफिशियल वर्क। प्रशासनिक अभिलेख वे दस्तावेज होते हैं जो किसी देश या उनके आधिकारिक कार्य को करने के लिए एक प्रतिष्ठान होते हैं। द ब्रिटिश कंसिडर्ड इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ देयर डीलिंग्स। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को माना था कि अगर किसी भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अगर कोई भी डीलिंग होती है तो उसके लिखित दस्तावेज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। They noted down all the official instructions, plan, decisions, agreement and the investigation that were the studied and the debated upon later. वो क्या करते थे कि वो एक जगह ऑफिशियल जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उनको नोट डाउन करते थे, जितने भी ऑफिशियल वो इंस्ट्रक्शंस होते थे, निर्देश होते थे उनको नोट डाउन करते थे, जितने प्लान्स होते थे उनको नोट डाउन करते थे, जो डिसीजन लिए जाते थे उनको नोट डाउन करते थे, एग्रीमेंट्स अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो उसको भी नोट डाउन करते थे, एंड द इन्वेस्टिगेशन अगर किसी की जाँच कर रहे हैं तो उसको भी नोट डाउन करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, बाद में उसको स्टडी करते थे, ठीक है ना, उसका अध्ययन करते थे और क्या करते थे, और उसके ऊपर डिबेट करते थे, ठीक है, उस पर बहस भी करते थे। दिस प्रैक्टिसेस जनरेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमो, नोटिंग एंड द रिपोर्ट दैट गिव अस द इनसाइट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर इंडियन टेरिटरी। इस प्रथा ने मेमो, नोटिस और भी कई प्रकार के प्रशासनिक जितने भी थे, जैसे कि आपके मेमो है, नोटिंग है, रिपोर्ट्स है, इन सबको उन्होंने इसका विकास किया, ठीक है ना। और क्यों किया था, जिससे कि वो इन फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकें। द ब्रिटिश न्यू दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि जो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षित कर लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। सो इसलिए दे सेट अप द रिकॉर्ड रूम इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसीलिए उन्होंने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थानों में क्या किया, रिकॉर्ड्स रूम को स्थापित किया। वेयर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड द लेटर्स कुड बी केप्ट सेफ। जहाँ पर जो महत्वपूर्ण ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, लेटर्स हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके। आर्काइव्स एंड द म्यूजियम वर द स्पेशली एस्टैब्लिश्ड टू द प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आर्काइव्स का जो अभिलेखागार है, ठीक है ना, और जो और क्या है, संग्रहालय है, उन्होंने इसको मेंटेन किया, उसको बढ़वाया, इसकी स्थापना की, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स को जितने महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। सर्वे, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है सर्वे। ये सर्वे क्या है, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे कुड administer their Indian territory effectively if they carried out the survey to the collect vital information on the Indian subcontinent and map its area। अंग्रेजों को लगा कि अगर वे भारतीय उपमहाद्वीप
और उनके क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करते हैं, तो वो अपने भारतीय क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से क्या कर सकेंगे, नियंत्रित कर सकेंगे, संचालित कर सकते हैं। दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन 1767 एट देहरादून। इसके कारण 1767 में भारत के सर्वेक्षण की स्थापना हुई। विच बिगन इन द 1802 CE अंडर द ब्रिटिश सर्वेयर कोल विलियम लैम्पटन सेट कुड बी कंप्लीटेड। महान सर्वेक्षण की स्थापना जो है कब शुरू हुई, 1802 में। किसके अंडर में, ब्रिटिश सर्वेयर थे जिनके क्या नाम था, विलियम लैम्पटन, ठीक है ना। इनकी मतलब अंडर में ये सर्वेक्षण शुरू हुआ। रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड इन द रूरल इंडिया। अच्छा, जो रेवेन्यू था, ठीक है, राजस्व सर्वेक्षण था, वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया, वो गाँव में, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर स्टार्ट किया गया। सर्वे अदर सर्वेज लाइक बोटेनिकल, जोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड द फॉरेस्टिक surveys were conducted to know about the soil quality and the flora and fauna, the local stories, the cropping pattern and the geographical features of the subcontinent। अच्छा, जो और दूसरे प्रकार के जो सर्वेक्षण थे वो कौन कौन से थे, जैसे वनस्पति, जीव जंतु, विद्या संबंधित, ठीक है ना, पुरातत्व संबंधित, मनुष्य जाति से संबंधित, और जो फॉरेस्ट सर्वेयर का मतलब जो जंगल वन से संबंधित जो भी सर्वेक्षण था उसको कराया था। इसके पीछे का उनका क्या रीज़न क्या था, उसके पीछे का उनका रीज़न था जानना, ठीक है ना, किसके बारे में जानना, कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी क्या है, फ्लोरा कैसे, वनस्पति वहाँ की कैसी है, वनजीव वहाँ पर कौन कौन से वनजीव पाए जाते हैं, वहाँ की लोकल स्टोरी क्या है, ठीक है ना, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्रॉपिंग की जा रही है, ठीक है, और किस प्रकार की भौगोलिक जो भी जितने भी फीचर्स हैं वो किस प्रकार के हैं। तो सर्वेक्षण करने के पीछे उनका ये रीज़न होता था, ठीक है। अगर जितना मान लीजिए अगर कोई जमीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप होगी, ठीक है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा फसल होगी, जब फसल होगी तो वहाँ से बहुत से ज़्यादा क्या हो सकता है, राजस्व वगैरह प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सर्वेक्षण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और अगला है नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी कुछ ऐसे थे जिनसे किसका जानकारी की जा सकती है, कॉलोनियल लीडर के बारे में जानकारी की जा सकती है। ओके क्लास, ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं।